चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर डी ऑर्बिटल आता हो, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे डी ऑर्बिटल एलिमेंट। अब डी ब्लॉक आ जाएगा तो डी ब्लॉक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डी ब्लॉक के एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ले लो तो इसकी दो कंडीशंस होंगी। पहला, जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जिनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, पूरे भरे हो, मतलब D10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलेंगे हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। होंगे डी ब्लॉक के, लेकिन नाम रखेंगे हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और दूसरा केस होगा जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड होंगे, मतलब डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। +2 स्टेट में, डी में, ये ध्यान रखना, +2 स्टेट में डी में अगर 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट की दो विशेष बात है। पहला पॉइंट, एस, डी और पी, डी ब्लॉक एस और पी के बीच में आता है। डी ब्लॉक एस और पी के बीच में आता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन कहते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला पॉइंट हो गया कि डी, एस और पी के बीच में आता है। इसके अंदर एस की भी प्रॉपर्टी होती है, पी की भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसे ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब सेकंड केस है, इनमें डी डी ट्रांजिशन होना चाहिए, इनके अंदर डी डी ट्रांजिशन होना चाहिए। अब डी डी ट्रांजिशन मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगती है। जैसे ये आपका है T2G लेवल और ये आपका है EG लेवल। मान लो आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, तो जैसे इसे बाहर से एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस वाली स्टेट में अगर आता है तो डी डी ट्रांजिशन, एक डी से दूसरे डी में अगर जाता है एलिमेंट तो उसे बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब एक विशेष बात ध्यान रखना, डी डी ट्रांजिशन, इस तरह की जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगा रहे हो आप, ये हम केवल स्टेबिलिटी चेक करते समय एक्वस कंडीशन में ही लगा सकते हैं। इस लाइन का मतलब मैं आगे समझाऊंगा। स्टेबिलिटी चेक करते समय एक्वस कंडीशन में
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इस तरह से डी ट्रांजिशन कराते हैं, बाकी किसी में नहीं कराएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये रफ कर रहा हूं और चलते हैं क्या कंसेप्ट है हमारा। हमने यहां लिखा है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया जिंक। जिंक होता है 30 एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 3d4s2 18 और 2 20 और 10 30 3d10 आ रहा है, 3d10। अब मुझे चाहिए जिंक +2 स्टेज में, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो ये कंडीशन हो जाएगी आर्गन 18 एस के इलेक्ट्रॉन गए तो बचा 3d10, डी में 10 मतलब कंप्लीटली फिल्ड, फुल फिल्ड। फुल फिल्ड का मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम यहाँ डी के डिब्बे बनाएं, डी में 5 डिब्बे हम पढ़ते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे फुल फिल्ड है। तो हमने पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सब देखो पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये लो बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही लो होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होंगे और ये डायामैग्नेटिक होगा, मतलब ट्रांजिशन की कोई प्रॉपर्टीज में नहीं होगी, इसलिए इसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। इसलिए इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं विशेष ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, अच्छी तरह समझते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान से समझना। मान लो मैंने यहां एग्जाम्पल लिया आयरन, एग्जाम्पल लिया आयरन, आयरन एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, तो क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। हमने इस जगह पे एग्जाम्पल लिया आयरन Fe, Fe का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन किया आर्गन 18 3d4s2 और ये हो गया 6। +2 स्टेज में चेक करें, Fe +2 स्टेज, तो ये आएगा आर्गन 18, एस कट जाएंगे 3d6, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4, अभी ये खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो हम कहेंगे D6 में ये पार्शियल फिल्ड है, डी ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है कि भाई कॉपर है हमारे पास, सिल्वर है, गोल्ड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, इनके बारे में बताओ।
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इनके लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो मान लो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया कॉपर का, कॉपर 29, आर्गन 18, 3D4S110, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3D10 4S1। ओके, अब कहोगे आपके साथ डी तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम कहेंगे भाई +2 स्टेज में चेक करते हैं, +2 स्टेज में चेक करते हैं। तो ये आएगा आर्गन 18 और ये आया 3D9। ओके, अब चेक करो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पार्सली फिल्ड है। अब देखोगे तो अब पता चलेगा कि ये पार्सली फिल्ड है, इसका मतलब इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को। क्यों, इसे मत देखो, +2 स्टेज में चेक करना है, यहाँ 3D9 आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है डी ऑर्बिटल के अंदर तो उसे हम कहेंगे कलर्ड कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हों, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक करैक्टर। अगर हम बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 माने ही नहीं, तो ये हो जाएगा कलरलेस और इसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। क्या कहेंगे, डायामैग्नेट। तो उसे हम कहेंगे डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, डायामैग्नेटिक मानेंगे, कलरलेस और डायामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, कैसा है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा। यो एक तरह से हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर पूछेगा। तो दो नेचर होंगे, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। हम यहाँ फेरो या फेरी नहीं समझा सकते कि फेरो मैग्नेटिक है कि फेरी, ये नहीं बता सकते। हम केवल बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। अच्छा, कैसे बताएंगे, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना है। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू के लिए फॉर्मूला है अंडरवुड n+2। यूनिट होती है इसकी BM, बोहर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट है हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला और है हमारे पास, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंटम। इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं अंडरवुड 4s s+1, अंडरवुड 4s s+1 और यूनिट रखते हैं BM। ऊपर वाले फॉर्मूले में n है यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले फॉर्मूले में s है स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हमको पढ़ना है।
इन दोनों फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे वो हमको पढ़ना है और अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है और इसे कैसे यूज करेंगे। ओके, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीज 25। ओके, हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो आया आर्गन 18, 3d4s2 और 3d5। ओके, मैग्नीज लिया मैग्नीज और एक ने लिया है मैग्नीज का एलिमेंट। हमारे पास मैग्नीज हो, आर्गन 18, 3d5, 4s2 और ये +2 फॉर्म में पूछ रहा है, तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, 3d5 आया। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, Mn+2 एक्वस भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका भी यही होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। अब निकालने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना जब तक स्टेबिलिटी नहीं पूछता है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं पूछता है, एक्वस कंडीशन और मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन भरने की स्टाइल तभी डिफरेंट हो सकती है। ये देखो मैग्नीज है, हो सकता है ये सॉलिड फॉर्म हो सकता है ये गैस फॉर्म हो, और ये एक्वस है। इन दोनों के डी के भरने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है अगर स्टेबिलिटी पूछता है। अगर स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है तो दोनों की स्टाइल सेम रहेगी। अभी हम स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। कुछ भी पूछे तो सेम रखना है। तो मान लो डी में आपके पास है 5 डिब्बे, तो आपको जब तक स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है तब तक आपको ये 5 डिब्बे ही बनाने हैं। क्रिस्टल फिल थ्योरी का प्रयोग, 2 जो लेवल होते हैं T2G और EG, उसका प्रयोग तभी करेंगे जब स्टेबिलिटी पूछे और एक्वस कंडीशन दी हो। बाकी सब में इन दोनों के लिए ऑर्बिटल ऐसे ही बनाना है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। तो हमने पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां आए। ओके, अगर वो पूछता है मैग्नेटिक मोमेंटम, अगर वो पूछता है हमसे मैग्नेटिक मोमेंटम, तो हम लिखेंगे यहां मैग्नेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू √ n+2। n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी संख्या आ रही है 5, तो यहां रखूंगा मैं √5, 5 + 2, 5 और 2 7 हो गए, 7 × 5 35, √35 यूनिट BM। ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंटम। अगर वो मुझसे पूछता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम पूछता है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे √4s s+1। अब यहाँ s क्या होगा, इस जगह पर s स्पिन क्वांटम नंबर, एक तीर का स्पिन क्वांटम नंबर होता है ½ क्योंकि तीर ऊपर है तो +½ और ऐसे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो स्पिन हो गया 5/2 प्लस में यहां रख रहा हूं मैं √4 × 5/2 + 1। इसे सॉल्व करोगे तो भी ये 35 ही आएगा, √35 BM ही आएगा। अब एक प्रॉब्लम सुन लो, मैग्नेटिक मोमेंटम पूछे तो हमें ये लिखना चाहिए आंसर √35। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम पूछे तो मुझे ये फॉर्मूला लिखना चाहिए आंसर 35। लेकिन कुछ बुक स्पिन पूछ रहा है तो भी ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देता है और आंसर 35 ही लिखता है क्योंकि आंसर सेम है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते समय हमें इसका ही प्रयोग करना चाहिए। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो इन दोनों को हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुकों ने
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम में भी सिंपल मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल के दिखा दिया है। तो हम मान सकते हैं, क्या करें, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है तो मान सकते हैं। अच्छा, मैग्नीज का केस क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये होगा पैरामैग्नेटिक और इसे हम कहेंगे कलर्ड। पैरामैग्नेटिक्स होगा और ये कलर्ड होगा आइंस। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है कॉपर 29, आर्गन 18, 3d4s110। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे चाहिए +2 फॉर्म में। तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो जाएगा 3d9। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो डी में बनाऊंगा इस तरह का डिब्बा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब चेक करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं कहूंगा 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, इसका मतलब कॉपर +2 पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक के साथ ये कलर्ड है। ओके, अगर मैं कॉपर +1 कहता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता और ये आता 3d10। अब मैं डिब्बा बनाऊंगा डी का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब चेक करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब हम कहेंगे इसे डायामैग्नेटिक और कलरलेस। डायामैग्नेटिक और कलरलेस कहेंगे। तो आप 21 स्कैंडियम से लेकर 30 जिंक तक के कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब बात ये आती है कि कोई कलर्ड है तो वो कलर्ड क्यों है, कोई कलर है तो वो कलर क्यों है। जिंक +2, जिंक +2, टाइटेनियम +4, इन सबके कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए। स्कैंडियम +K3, निकिल +2। ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये जो कंडीशन में लिख रहा हूं, ठीक है, ये जो कंडीशन में लिख रहा हूं, जिंक +2 है, टाइटेनियम, इन सब के कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, डायामैग्नेटिक है या कलरलेस है। ये आप चेक करोगे कॉन्फ़िगरेशन को करके। ओके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वो डी ट्रांजिशन करेगा, जिसकी वजह से कलर डेवलप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी कंसेप्ट की। स्टेबिलिटी कंसेप्ट क्या होगा, थोड़ा स्टेबिलिटी कंसेप्ट की बात करते हैं। ये मैं रफ कर दिया। स्टेबिलिटी कंसेप्ट ही इसमें थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ करेगा, क्योंकि यहां एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। स्टेबिलिटी कंसेप्ट में, स्टेबिलिटी कंसेप्ट में आपको 2 थ्योरी काम करेंगी। एक में तो इस तरह से डी का ऑर्बिटल बनाना होगा, इस तरह से रहेगा डी का ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इस तरह से रहेगा। जब मेटल सॉलिड हो, लिक्विड हो, D10 पूरा भरा हो, D5 भरा हो, इन 3 कंडीशंस में आप इस तरह का ही ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन अगर एलिमेंट, ये केवल कंसेप्ट स्टेबिलिटी के लिए बता रहा हूं, अगर एलिमेंट एक्वस फॉर्म में हो और D10 D5 के अलावा एक्वस कंडीशन में हो, ध्यान रखना D10 D5 होगा चाहे भले ही एक्वस क्यों ना हो। D10 D5 में तो यही कंडीशन लगेगी, चाहे एक्वस ही क्यों ना हो।
बाकी सब में एक्वस होने पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगती है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब है 3 डिब्बे नीचे बनाओगे T2G लेवल और 2 डिब्बे ऊपर बनाओगे EG लेवल, फिर इलेक्ट्रॉन भर के चेक करोगे। ओके, मतलब समझाता हूं कहना क्या चाहता हूं। मान लो मेरे पास है क्रोमियम +3 और क्रोमियम +2, क्रोमियम +3 और क्रोमियम +2, इस तरह से लिखा है, एक्वस नहीं लिखा है मैंने, देखो। तो इस कंडीशन में बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो मैं कहूंगा 24 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 3d4s1 3d5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। +3 का मतलब एक यहां से गया, 2 यहां से गया, एक यहां से गया, 2 यहां से, तो 2 यहां से जाएगा तो 3d3 आएगा। तो आप यहां d ऑर्बिटल बनाओगे, उसमें 5 डिब्बे बना दोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। ओके, क्रोमियम 24 यहां लिखा हमने आर्गन 18 3d4s1 5 +2, मतलब एक यहां से गया, एक यहां से, एक यहां से गया, एक यहां से, तो ये आ गया 3d4। 3d4 में मैंने ये डिब्बा बनाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए कितने, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 4। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, जो कंप्लीटली फिल्ड हो। कंडीशन बता रहा हूं, अगर कोई D10 हो फुल फिल्ड, D5 हो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या हो हाफ फिल्ड, वो पहले से स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुलफिल्ड नहीं है, जैसे ये फुलफिल्ड नहीं है दोनों, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्रोमियम +2 ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम +3 से। क्रोमियम +2 ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम +3 से। हमारे पास है यहां क्रोमियम एक्वस और ये भी एक्वस, एक्वस कंडीशन है। कॉन्फ़िगरेशन 3d3 3d4 ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये एक्वस लिखा है और हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अब हम लगाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगेगी अगर स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो। T2G और EG क्यों लगा रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि एक्वस लिखा है और स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूं। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से भर दिए। यहां चेक करो T2G और ये लिखा EG। यहां इलेक्ट्रॉन बनने आपको 4, 1 2 3, 1 2 3 आपको स्ट्रॉन्ग मान के लिखना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं रखना है, आपको ऊपर नहीं ले जाना है। तो ये हो गए आपके, यहां ऊपर चेक करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 2। अब ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल निकला, क्रोमियम +3 एक्वस ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम +2 एक्वस से। उल्टा हो गया, पहले वाले केस से उल्टा हो गया ये। तो जब भी स्टेबिलिटी निकालोगे तब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाओगे एक्वस कंडीशन में। D5 और D10 चाहे वो एक्वस हो चाहे ना हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं लगाएंगे। अगला टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। डी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। पहला पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का
कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हम मानते हैं हमेशा +2। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +2। सेकेंड पॉइंट, फ्रीक्वेंटली एक वर्ड यूज होगा, फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे हम मानते हैं +1। फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ये होता है क्रोमियम, कॉपर, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी, इनके अंदर हम फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन नंबर 1 मानते हैं। क्यों मानते हैं? जैसे आपका कॉपर है 29, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18, 3d4s110, तो देखो ये तो हो गया स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी वाले को छोड़ दें तो केवल s में एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल सकता है, इसलिए इस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर माना +1। तो फ्रीक्वेंटली बोलते हैं इसको जब ये अंदर का सेल स्टेबल हो और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता हो तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है डी ब्लॉक में। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा? यहां हम s के इलेक्ट्रॉन इन s सबसेल के इलेक्ट्रॉन प्लस s सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हम जोड़ेंगे और साथ में जोड़ेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक करोगे, वो मैं चेक करना सिखाऊंगा अभी। इसमें एक विशेष पॉइंट ध्यान रखना, स्कैंडियम 21 के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। तो एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता हो, तो हम कहेंगे स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। अब थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कंसेप्ट। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट समझ लो, 3D सीरीज में मतलब 21 से 30 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है उनमें 3D सीरीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का +7 तक होता है और 4D और 5D सीरीज में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है +8 और ये होता है ऑस्मियम और RH का, OS और RH, इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 तक हो जाता है। ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, +8 लिख रहा हूं मैं, +8 लिख रहा हूं ऑस्मियम और RH का। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है Fe26 में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो आप कॉन्फ़िगरेशन करो आर्गन 18, 3d4s2 18 और 2 20 और ये हो गया 26। ओके, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगा s के इलेक्ट्रॉन की वजह से +2। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की बात। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप एक d ऑर्बिटल बना लो। आपने एक d ऑर्बिटल बना लिया और इस तरह से भर दिए d के 5 डिब्बे और उसमें भरो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। चेक करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4।
हमने क्या बोला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो टोटल आया 6। तो यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तो हम लिखेंगे यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन +2 है, तो +2 से लेकर अब +6 तक की सारी गिनती लिख दोगे, तो +2 के बाद +3, +4, +5, उसके बाद +6। तो ये हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 से लेकर +6 तक। ओके, अगर कोई पूछता है मोस्ट स्टेबल, ध्यान सुनना, अगर इसमें पूछता है एग्जाम्पल में ही कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो हम शुरुआत का मतलब कॉमन वाला, शुरुआत वाला और लास्ट वाला लिखेंगे, शुरुआत वाला और लास्ट वाला, तो +2 और +6, ये होगा इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये पहला वाला लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे। तो इस तरह से आप हर एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। यहां ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हैलाइड के लिए, हैलाइड में क्या कंसेप्ट है, अगर किसी हैलाइड का, डी ब्लॉक हैलाइड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, हो सकता है +3 हो, ऑक्सीडेशन नंबर आए +3, और हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो, +5 हो, इस तरह से हो। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक हैलाइड में, डी ब्लॉक हैलाइड में +2 है, तो वो हैलाइड आयनिक माना जाएगा, आयनिक कंपाउंड माना जाएगा और बेसिक माना जाएगा। जैसे TiCl2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये हैलाइड आयनिक होगा और बेसिक होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है, तो ये आयनिक होगा, थोड़ा लेस आयनिक, लेस आयनिक, और ये कहलाएगा एम्फोटेरिक हैलाइड, एम्फोटेरिक हैलाइड, एम्फोटेरिक हैलाइड कहलाएगा। जैसे टाइटेनियम का Cl3, TiCl3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, तो ये लेस आयनिक होगा और एम्फोटेरिक हैलाइड कहलाएगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो, +5 हो, तो ये कहलाएगा कोवलेंट हैलाइड और ये एसिडिक हैलाइड माना जाएगा। लर्न करनी है, एसिडिक हैलाइड, जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड +4 इस चीज में। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट बात करें ऑक्साइड के लिए, डी ब्लॉक के ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर +2 में जो होगा वो कंपाउंड हम मानते हैं आयनिक और बेसिक ऑक्साइड, आयनिक और बेसिक ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल में TiO, टाइटेनियम का ऑक्साइड है, और VO है, CrO है, ठीक है, MnO है, ये सब एग्जाम्पल आप रटोगे। +2 स्टेज में आयनिक और ये सब माने जाएंगे बेसिक ऑक्साइड। +3 +4 होगा तो ये लेस आयनिक होंगे और ये माने जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो लर्न होने चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं। हमारे पास है Ti2O3, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। V2O3, ठीक है, Cr2O3, Cr2O3, ये सब माने जाएंगे Mn2O3, तो ये सब होंगे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +5, +6, +7 हो, ओके, +5, +6, +7, तो ये होंगे सब कोवलेंट कंपाउंड और ये माने जाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। ये सभी एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल में B2O5, ऑक्सीडेशन नंबर +5, Mn2O4, ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो
यहाँ थोड़ा ध्यान दो, Mn2O4 है, Mn2O4 है, तो यहाँ से इसको हटा दो, +3 वाला ये हो गया, यहाँ +4 और ले लो। +3 वाला लेस आयनिक M4 टेरिक ऑक्साइड, +4 +5 +6 +7 वाले कोवलेंट और एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट समझते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज, और यहां मैंने माने इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक में इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने नाम दिया कर्नल, और इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कर्नल मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलना जरूरी है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और ये मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जिसकी ताकत है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगी। मेटेलिक बॉन्ड are directly proportional to unpaired इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ज्यादा होगा, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ज्यादा होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के। तो मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, हीट मतलब एंथैल्पी। अब देखो एंथैल्पी में हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कुछ भी कह लो, किसी भी प्रकार की एंथैल्पी मतलब हीट, ये भी बढ़ जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा तो एंथैल्पी हर प्रकार की बढ़ जाएगी। ओके, अब ध्यान से सुनिए, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसमें D10 होता है भरा हुआ, फुल फिल्ड भरे होते हैं। फुल फिल्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और हीट भी इसकी लो होगी। हीट या एंथैल्पी, हर प्रकार की एंथैल्पी इसकी लो मानी जाएगी। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, ध्यान सुनना। डी ब्लॉक के अंदर आप इस तरह से चलोगे, डी ब्लॉक के अंदर 21 से 30 तक 3D सीरीज में जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट है वो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का केस स्कैंडियम से लेके आयरन तक इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। स्कैंडियम में 1, फिर उसके बाद टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड, फिर वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और 26 के बाद कोबाल्ट से लेकर जिंक तक ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे स्कैंडियम टाइटेनियम स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, 25 मैग्नीज, 26 में आयरन, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक लगातार मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा इस तरह से। उसके बाद यहां से आयरन के बाद हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा लर्न करना है, प्रैक्टिकल डाटा है, तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी और समझते हैं।